चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज डाइलेक्ट्रिक की वजह से क्या होने वाला है उसको देखते हुए चलेंगे। कैपेसिटेंस के टाइप हो जाएगा, ये हमने देख लिया। इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या फर्क हो जाएगा? दो केसेस देखे जाएंगे। एज ए टेबल याद रखें। बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है। चार्ज्ड कैपेसिटर, चार्ज था इसके पास शुरुआत में, तो C डैश Q डैश V डैश V डैश E डैश इज इक्वल टू V डैश बाई D। ये और एनर्जी स्टोर, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, चार्ज कितना रहेगा, वोल्टेज कितना रहेगा, कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस, उसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी। सिमिलरली यहाँ भी देखेंगे C डैश Q डैश V डैश E डैश और U डैश। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी की बात करेगा तो एनर्जी डेंसिटी की बात भी कर लेंगे। U डैश C डैश K डैश Q डैश P डैश, C डैश की वैल्यू क्या आएगी? इसमें तो कोई किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। कैसे? बैटरी कनेक्टेड है, इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराया गया, तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। साथ साथ अगर बात की जाए कि कैपेसिटेंस के साथ साथ क्या चीजें बदल जाएंगी, अब चूंकि बैटरी जोड़ रखी है V वोल्टेज की, तो क्या चीज चेंज नहीं होगी। जब बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। प्लेट्स के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है, तो अब चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? Q डैश इज इक्वल टू C डैश V डैश कर दिया, दैट इज KCV, दैट इज K टाइम्स। अब चार्ज की वैल्यू बढ़ के K टाइम्स हो जाएगी। देख सकते हैं फॉर्मूले से। इफेक्टिव कैपेसिटेंस KC है, वोल्टेज V रहा, Q डैश की वैल्यू दिस। अब लोगों को दिमाग में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, लेकिन V डैश बाई D है तो V बाई D हो जाएगा और ये सिंपली E बन जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी की कनेक्ट रहने पे नहीं चेंज होगी। ये कैसे डाउट हुआ? क्योंकि चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो गई। चार्ज की वैल्यू K टाइम्स हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वाली भी K टाइम्स हो गई, और उसको बाई K करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिमेन से। ठीक है, U डैश कितना हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर कर लो। हाफ CV स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ C डैश V डैश स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू K टाइम्स U। तो बैटरी अगर कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, चार्ज K टाइम्स हो जाएगा और एनर्जी K टाइम्स होगी। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। इन वाले कंसेप्ट पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रॉब्लम जब दिखाई देंगे आपको। C डैश Q डैश V डैश E डैश और U डैश। अब इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं। C डैश क्या हो गया? बैटरी चार्ज कैपेसिटर था, बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराया गया। के Q डैश क्या वैल्यू आएगी बताइए? कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? बैटरी डिस्कनेक्टेड है, प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज था वो कहीं से और शिफ्ट हो ही नहीं सकता, चार्ज आ ही नहीं सकता, इसलिए Q डैश की वैल्यू Q के बराबर होता है। ठीक है, देख लीजिए। V डैश
Q dash by C dash, that is Q by Kc, that equals to V by K. पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा V by Kc। E dash बराबर V dash by D, that is E by D, E by K, K के फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगा। अब आई एनर्जी की बात, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, CV स्क्वायर, तो U की वैल्यू U by K हो जाएगा। पहले वाले फैक्टर देख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद क्या रखना है, जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होगी तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बैटरी कनेक्टेड तो V कांस्टेंट, E कांस्टेंट और उसमें Q कांस्टेंट। लोगों के दिमाग में भ्रम होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, अरे वो चार्ज के हिसाब से E नॉट की वैल्यू हमेशा Q by A एप्सिलॉन नॉट लिया जाए, और इन डाइलेक्ट्रिक Q चार्ज ऑफ प्लेट है, नेट चार्ज नहीं है। इन डाइलेक्ट्रिक E बराबर E नॉट बाई K। आप देख सकते हैं यहाँ चार्ज Q सेम रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E नॉट जो होगी वो Q बाई एप्सिलॉन होगी, लेकिन मीडियम आने की वजह से E नॉट बाई K हो गया। यहाँ चार्ज Q टाइम्स K टाइम्स हो गया, तो K टाइम्स हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, समथिंग अपॉन K करोगे तो फैक्टर सेम बन जाएगा, E की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान रखने का क्या क्या कहा, ठीक है, देख लीजिए। तो बैटरी के कनेक्ट रहने पे और बैटरी के डिस्कनेक्ट रहने पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ये तो सिंपल एक डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा है, जब कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक हुआ तब क्या होगा, तब उसको प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर। शुरू में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उन दोनों केस को देख के चलेंगे, अभी देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, देख लीजिए सभी लोग। C डैश, Q डैश, V डैश, E डैश एंड U डैश, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। सिंपल एक डायलेक्ट बैटरी उसके लिए, कैपेसिटर के लिए, लेकिन जब कॉम्बिनेशन होगा तब गेम अलग होगा, तब बिफोर एंड आफ्टर वाला गेम खेलेंगे। अब कैपेसिटर विथ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक, इसका प्रूफ बोर्ड में भी आता है, तो इसलिए इसको याद रखें। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक दे रखा है, इसमें कोई भी पार्शियल डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया। अभी तक पूरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा रहे थे, पार्शियल करा दिया के का। मान लेते हैं इसकी थिकनेस T है, इसको X मान लेते हैं, कहीं पे भी रखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी हम प्रूफ कर देंगे कि X पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए क्या, चार्ज की वैल्यू Q है, यहां माइनस की, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, जहां E नॉट की वैल्यू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट है, E नॉट की वैल्यू Q नॉट बाई A एप्सिलॉन, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस वही पुराना गेम है जैसे निकालते थे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, क्यों, सिंपल वाला गेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इस जगह से इस जगह के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप, इस जगह से इस जगह के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप, इस जगह से इस जगह के बीच में प्लस E नॉट इंटू D माइनस T माइनस एक्स। अब आप देखिए एक्स एक्स कट गया, तो E नॉट D माइनस T प्लस T बाई, डायरेक्ट लिखे रहता है, E नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। इफेक्टिव कैपेसिटेंस
A epsilon naught by d minus t by k। ठीक है, इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करना है, बोर्ड पे करना है। हम लोग सिंपल कंसेप्ट लेके चलेंगे, जब मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स आएंगे उस वाले कंसेप्ट से डिस्कशन करके सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हाँ, ये प्रूफ है, बोर्ड में आता है पार्शियल डायलेक्ट्रिक वाला। फॉर मेटल k is equal to infinity as E is equal to E naught by k is equal to 0। That shows k is equal to infinity। किसी भी मेटल के लिए k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। ग्राफ ऑफ वोल्टेज with respect to distance। एक डाइलेक्ट्रिक दे रखा है, कई सारे डाइलेक्ट्रिक लगाए हैं, प्लेट्स दे रखी हैं, कई मीडियम दे रखे हैं। मेटल ले लिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यहाँ ई नॉट बाई 2, ई नॉट बाई 4, 0 और ई नॉट। इस प्लेट से इस प्लेट तक जाए, ग्राफ प्लॉट करें। dV by dr is equal to slope is equal to minus of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, स्लोप कम, नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, स्लोप कम, नेगेटिव। अब यहां से यहां तक जाने में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, पोटेंशियल को गिराना है। और स्लोप की वैल्यू दे रखी है, स्लोप की वैल्यू दे रखी है माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतनी ही ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, उतना ही ज्यादा स्लोप देखने को मिलेगा। तो ई नॉट सबसे बड़ा है, यहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए भी तेजी से गिरा, अब ई नॉट बाई 2 हो गया, तो थोड़ा सा कम तेजी से गिरा। ई नॉट बाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, स्लोप की वैल्यू, इसमें स्लोप हाईएस्ट, इसमें स्लोप थोड़ा सा कम, इसमें स्लोप और भी कम। देख लीजिए, फिर के इंफिनिटी हो गया तो स्लोप 0 हो गया। अब फिर ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तेजी से गिरा, स्लोप बराबर मॉड ऑफ स्लोप देख लेते हैं बस, मॉड ऑफ स्लोप ई नॉट बाई 4 2, ई नॉट बाई 2 4, 0 और ई नॉट। ऐसा ग्राफ दिखाई दे तो ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है, अक्सर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। जब भी ये मिले तो इसको दिमाग में रखिए कि ऐसे क्वेश्चन को पोटेंशियल ड्रॉप यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करके सॉल्व करना है, तब आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। ठीक है, देख लीजिए। तो अगर कई सारे डाइलेक्ट्रिक दे रखे हो, उसमें मेटल वेटल भी हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेटल में कहानी क्या होती है, मेटल अगर स्पेशली मेटल डाल दिया गया तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ प्लस क्यों आने वाला है तो यहाँ माइनस क्यों आने वाला है, यहाँ प्लस क्यों आने वाला है तो यहाँ माइनस क्यों आने वाला है। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट से रखिए।
डन। आपको क्या है कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा तो ये होगा तो वो होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैक्टर वही रहने वाला है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ड्रॉप का ग्राफ है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, उसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। सिलेंड्रिकल में ई इंटू डी ना चल के ई बाई आर स्क्वायर वाला गेम बन जाएगा। वी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो एलन के टर्म में पोटेंशियल कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लैम्डा बाई आर है, तो डीवी बाई डी आर की वैल्यू -1 बाई आर स्क्वायर से कन्वर्ट करेगी, कुछ कर्वेचर लेते हुए चेंज होगी। तो ग्राफ अगर प्लॉट करने को कोई बोले कि एक सिलेंड्रिकल के लिए ग्राफ प्लॉट कीजिए R1 से R2 के लिए, चलो प्लॉट करेंगे। प्लॉट करिए ग्राफ। यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है। ग्राफ प्लॉट करना है V का। V वर्सेस R का ग्राफ। प्लॉट कीजिए और बताइए कैसा बनेगा। कुल मिला के कैपेसिटर का ग्राफ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। अगर यहाँ से आगे पढ़ेंगे तो पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर, अगर कंडक्टर है, शेल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट आने वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट आने वाली है। फिर यहाँ से यहाँ पहुंचने पे कर्वेचर लेते हुए गिरेगा, इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो पोटेंशियल जो भी होगा वो कांस्टेंट बना जाएगा। ठीक है, ऐसे स्फेरिकल में भी बनेगा, बिल्कुल स्फेरिकल का ग्राफ भी सेम फॉर स्फेरिकल। ठीक है, कर्व लिया रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, कई सारे डाइलेक्ट्रिक दे रखे हैं, उनको जोड़ दिया जाए। तो एज्यूम ईच डाइलेक्ट्रिक हैविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हैविंग फेस एरिया facing surfaces assumed as different capacitors। ठीक है, क्या वजह है, मैंने सिंपल क्यों नहीं बोला कि डाइलेक्ट्रिक को एक कैपेसिटर मान लिया, क्योंकि उसमें रीजन अभी समझ में आएगा। यहाँ दो डाइलेक्ट्रिक दे रखे हैं मान लिया, K1 का K2 का। अब प्लेट का जो फेसिंग एरिया है, दो कैपेसिटर माने उसके, पूरी प्लेट को फेस एरिया करते हुए लेके चल रहा है। एक ही प्लेट मानी जाएगी, एक प्लेट का एरिया ये है तो ये भी एक डाइलेक्ट्रिक माना जाएगा, तो इसको एक डाइलेक्ट्रिक मान लेंगे। इस जगह से इस जगह पहुंचना है, जो डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स मिलेंगे जो एरिया वाइज सेम करेंगे, तो उनको ध्यान रखते हुए C1 C2 मान लो, दोनों के बीच की दूरी d/2 है। फिलहाल d/2 ही लेके चल रहे, कॉमन साइड बराबर बराबर। तो C1 की वैल्यू, फ्लैश एरिया सेम ही रहा, A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय, अब दूरी दोनों के बीच में d/2 हो गई। C2 की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट K2 बाय d/2 हो गई। C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इफेक्टिव के भी निकाल सकते हैं।
twice k1 k2 upon k1 plus k2 times a epsilon naught by d. K effective twice k1 k2 by k1 plus k2. डायरेक्ट मत याद कीजिए क्योंकि ये तो पार्शियल हाफ हाफ दे रखा है तब कर रहे हैं। डायरेक्ट ये सिंपल वाले हैं इसलिए डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि आ गए। ठीक है, दो डायरेक्ट्रिक इस प्लेट से इस प्लेट पहुंचना है, पहला डायरेक्ट्रिक दूसरा डायरेक्ट्रिक C1 C2 है कि नहीं। इनमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। इस प्लेट से इस प्लेट पहुंचे, पूरी डायरेक्ट्रिक का फेस एरिया ए है और ये पार करके यहाँ पहुंचे। अब इसी में दूसरा केस कर दिया, कहता है ये कर दूंगा, इधर K1 ले लिया इधर K2 ले लिया। एरिया A/2, एरिया A/2 हाफ फिल्ड कर दिया, इस प्लेट से इस प्लेट पे जाना है, ए से बी के बीच में जाना है ना। अभी भी तो कुछ होगा ना, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकल करके आएगा। अब इस रास्ते से चला जाऊं चाहे इस रास्ते से चला जाऊं, ये मेरा टू वे पाथ हो गया। कैसे भी हाँ पैरेलल हो गया। दिस इज C1 दिस इज C2। C1 इज इक्वल टू A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 बाई दूरी दोनों के बीच में D। C2 is equal to A/2 epsilon naught K2 by D. C is equal to C1 plus C2. So K1 by 2 plus K2 by 2 A epsilon naught by D. तो K इफेक्टिव की वैल्यू आ गई K1 plus K2 by 2। ये दोनों तो आसान है। अब चीजें थोड़ी बदल देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो इसका बताओ। D/2 एरिया A/2 एरिया, ये प्लेट्स ए बी के बीच में निकालिए D/2 और प्लेस एरिया A/2 निकालिए। बताइए K1 K2 के टर्म में बता दीजिए। सी इफेक्टिव सी की वैल्यू हमेशा लेके चलिए ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। एक इस रास्ते से चलेगा और एक डायरेक्ट इस रास्ते से। C2 C3 C1 देख लीजिए। ठीक है, C बराबर C1 प्लस C2 C3 बाई C2 प्लस C3। तो K इफेक्टिव बराबर ये वैल्यू
के इफेक्टिव की वैल्यू ये हो जाएगा K1/2 प्लस K2 इंटू K3/K2 प्लस K3। ये F0/D कॉमन सब कर लिया, ये हो गया K1/2, ये हो गया K2, ये हो गया K2 K3, लेंगे उठा दिया। ठीक, इसमें क्या आएगी वैल्यू? कितने कैपेसिटर बनेंगे? इसको पढ़िए, क्या लिखा था? Assume each dielectric having face area facing surfaces. Assumed as different capacitor. यही समझाना चाहता था मैं, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन धीरे धीरे उतर गया दिमाग में, ये भ्रम बैठ जाएगा C1 C2 C3। गलत है। चार्ज डेंसिटी दोनों जगहों पे अलग अलग आने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा क्या समझते हैं। इधर आएगी σ1 और नीचे वाले में आएगी σ2। ये वाली और ये वाली दो पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स हैं। ऊपर वाला पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, नीचे वाला पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। K2 K3 तो ठीक है। K1 पे देखिए, ऊपर वाले में जो पोलराइजेशन ऑफ चार्ज होगा फेसिंग एरिया के हिसाब से वो अलग अलग होगा। इसका और इस वाले का पोलराइजेशन सिमिलर नहीं होगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफर करेगी। इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफर करेगी। क्यों डिफर करेगी सोच के देख लीजिए, क्योंकि चार्ज का पोलराइजेशन ही बदल जाएगा। क्यों चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ पर चार्ज की कैपेसिटी अलग होगी, यहाँ पर चार्ज की कैपेसिटी अलग होगी। इस रीजन में चार्ज अलग तरीके से बिहेव करेगा, इस रीजन में चार्ज अलग तरीके से। तो अब मेरी बात कुछ कुछ क्लियर हुई होगी। कितने कैपेसिटर्स होंगे अब? 3। हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर देयर नाउ? 4। हाँ यही गेम था, आईआईटी ने पूछी भी थी ये प्रॉब्लम एक साथ, आईआईटी में आ भी चुकी है प्रॉब्लम, इसीलिए समझदारी वाला गेम। एज polarization hence electric field at upper half and lower half of dielectric is different, so upper half and lower half considered as different dielectric। तो इसका डायग्राम ये ना बन करके इसका डायग्राम ये बनेगा। C1 C1 डैश C2 C3, सबकी वैल्यू लिख लो। C1 डैश बराबर K1C C1, ये भी C1 ही होगा। C2 बराबर K2C
C3 बराबर K3। नोट कर लीजिए a/2 d/2, तो a/2 d/2 कट जाएगा तो k का फैक्टर आएगा। a/2 d/2 क्या k का फैक्टर, a/2 d/2 k का फैक्टर, a/2 d/2 k का फैक्टर। इसको ध्यान रखना, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं अगला कैपेसिटेंस पूछ रहा, इसको सॉल्व कर लो, आंसर क्या आएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C1 डैश C3 प्लस इफेक्टिव के की वैल्यू निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ऊपर वाले का बन जाएगा K1/2 इंटू K2 अपॉन K1/2 प्लस K1/2 इंटू K3 अपॉन K1/2 प्लस K3 इंटू C, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगला दे रहा हूं, करके बताइए। K 2K 4K और 3K, तीन डायलेक्ट्रिक 2K 4K K 3K। फाइंड इफेक्टिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, निकाल इफेक्टिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। के इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। जल्दी फटाफट वैल्यू है, टाइम नहीं लगना चाहिए, तरीका सीख जाना चाहिए आपको। अब यहाँ कितने कैपेसिटर्स माने जाएंगे, 1 2 3 4, आंसर आ रहा है जल्दी का, वो तो ठीक है, आंसर तो बता दो। 6 तो ठीक है, 6 माने जाएंगे, आंसर तो निकालो। हाँ 6 सही है, लेकिन आंसर तो निकालिए तुम लोग। सिद्धार्थ का आ रहा है 246/209। 246/209। तीन डायलेक्ट्रिक्स होता है, 6 3 D/3 का D/3 D/3 3/2 के
3/2 into 2k, 3/2 into 3, 3/2k, 3/2 into 4k, 3/2 into 3 में आ गया। छः 3 9 तो 11, 9/11 के 2/3 plus 1/6 plus 2/9 मिल गया। देखते हैं 3 × 18 12 3 15 plus 12 15/9/11 plus 15/9 1990 प्लस 11 into 18 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए किसी को डाउट है तो, तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या डिस्कस करेगा? इसके बाद डिस्कस करेगा कुछ अजीब टाइप के डायरेक्टर्स दे रखे होंगे जहाँ इंटीग्रेशन का मेथड लगेगा। डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी लेवल पे चली जाएगी, इंटेक्स वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस लेवल पे सोच लेते हैं। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, सीरीज पैरेलल के केस में अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस बनता है तो उस केस में एलिमेंट का कैपेसिटेंस काट करके लिख लीजिए, प्रोसीजर बना लेते हैं। इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी ऐसे ही निकलता है, रेजिस्टेंस भी, तो दोनों कुछ पार्ट इधर कर लेंगे, कुछ पार्ट रेजिस्टेंस में कर लेंगे, सबका नियम एक जैसा ही होता है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल के एरिया या डी के केस में तीनों बदल सकते हैं, दूरियां बदल सकती हैं, के बदल सकता है, ए बदल सकता है। क्या करना पड़ेगा? बड़ा सिंपल सा रूल है, एज्यूम suitable element and calculate its capacitance। क्या निकालना है? डीसी निकालना है। इफ यहाँ लिखिए, छोटा सा एलिमेंट काटना है, कैसे काटना है वही आप लोगों को सोचना है प्रॉब्लम के हिसाब से। और क्या देखना है? इफ एलिमेंट्स आर इन सीरीज, इफेक्टिव कैपेसिटेंस is equal to 1/c is equal to 1/dc का। अगर सारे इफ एलिमेंट्स आर इन सीरीज तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस को निकालने का फॉर्मूला होगा 1/c is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc। भाई सीरीज में 1/c1 plus 1/c2 बताइए, 1/c is equal to 1/c1 plus 1/c2, तो समेशन करना है 1/ci, यहाँ पर एलिमेंट है तो इंटीग्रेट मारना पड़ेगा। अगर एलिमेंट्स
अच्छा, कई लोग कहते हैं के वेरिएबल नहीं, के भी बदल सकता है, प्लेट ऑफ एरिया, एरिया भी बदल सकता है, डिस्टेंस भी बदल सकती है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि क्या बदल रहा है। इफ एलिमेंट्स आर इन पैरेलल, इफेक्टिव कैपेसिटेंस C is equal to इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटेंस के केस में गेम अलग चलेगा, और नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक देते हैं उसमें डायरेक्ट कर लेते हैं, इसमें डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसमें नियम बनाएंगे। तो मैं हर टाइप की प्रॉब्लम कराऊंगा, पहले डाइलेक्ट्रिक को बदलूंगा, फिर थोड़ा सा प्लेट एरिया वगैरह बदलेगा, फिर दूरियां बदलेंगी, तो कुछ कुछ कहानियां बदलेंगी, तो कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रॉब्लम बन जाएगी। कुछ तो आपने देख भी रखी होंगी, फिगर बना होता है, तो फिगर दिखे होंगे, फिगर जरूर दिखते हैं, तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। तो शुरू करते हैं, एक दो प्रॉब्लम करेंगे तो अपने आप आइडिया लगेगा। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसा हुआ है डी डिस्टेंस तक, और इससे x दूरी पे k की वैल्यू दे रखी है। सिंपल फंक्शन देता हूं, k नॉट 1 प्लस एक्स बाई डी। फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस। एक प्रॉब्लम कराया तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। अब यहां पर बदल रही है चीजें x के साथ, इसका मतलब मुझे प्लेट से x दूरी पे जाना पड़ेगा और एक छोटा सा डाइलेक्ट्रिक काटना पड़ेगा। dx का x के साथ बदल रहा है, तो x से x प्लस dx बदल दिया, ठीक है। देख लीजिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसका इफेक्टिव कैपेसिटी, इसका प्लेट एरिया दे रखा है, प्लेट एरिया वही रहेगा जो था, ठीक है। तो एरिया है ए, के है के नॉट 1 प्लस एक्स बाई डी, और डी है dx, जो दूरी प्लेट के बीच में होती है। तो डी सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के नॉट 1 प्लस एक्स बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई दूरी dx। अब ये सारे एलिमेंट्स यहां से यहां जाने के लिए किसमें होंगे, इस प्लेट से ए से बी तक जाना है। तो अब ये जो भी प्लेट्स काटी गई, ये सब आपस में किसमें आएंगी, ए से बी जाते वक्त, यस सीरीज में आने वाली। अच्छी बात है, सीरीज में आएंगे, करेक्ट है। जब सीरीज में आएंगे तो सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई डी सी का इंटीग्रेशन, दैट इक्वल्स टू dx अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के नॉट 1 प्लस एक्स बाई डी। लिमिट कहां से कहां लगेगी, x की लिमिट है तो 0 से लेकर के t तक लिमिट, जो भी वेरिएबल है उसी के हिसाब से लिमिट लग जाएगी। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, तो 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट के नॉट 1 प्लस एक्स बाई डी, dx का मतलब हो गया ln, ln 1 प्लस एक्स बाई डी, और मल्टीप्लायर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई डी डिवाइड होगा तो ऊपर आ जाएगा डी, तो लिमिट लग जाएगी 0 से डी। तो पहले डी पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई ln2 माइनस ln1, तो ln2 में आंसर आ गया। तो c की वैल्यू आ गई a एप्सिलॉन नॉट के नॉट बाई ln2 या 0.693। आप जानते ही हैं 1 अपॉन ln2, ln2 की वैल्यू पुट कर लीजिए, 0.693 होती है, डिवाइड करके फिर आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, जब भी कभी वेरिएबल के दे रखा हो, एरिया बदल रहा हो, डिस्टेंस बदल रही हो,
तो ऐसे केस में डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए गेन क्या करना पड़ेगा, इसके लिए गेन एक ही बचता है, और वो तरीका क्या है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना मटेरियल। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेट के बीच की दूरियां बदल दे तो कैसे निकालोगे, तरीका निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत सारे तरीके हैं, तो अब इसी के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट कर लें। कुछ वाई वाला भी चेंज करते देखते हैं। इसकी लंबाई दे रखी है ए और चौड़ाई दे रखी है बी, इनके बीच में दूरी दे रखी है डी। यहां से जब मैं ऊपर चलता हूं वाई डिस्टेंस है, तो किस जगह के की वैल्यू दे रखी है के नॉट वाई। के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो के नॉट 1 प्लस वाई, के बाई वाई ले लीजिए, के का फंक्शन ले लीजिए के नॉट 1 प्लस वाई बाई, आसान निकालिए। अब आपको समझ में आ गया क्या एलिमेंट कटना है, वाई वेरिएबल है तो वाई के साथ डीवाई कटेगा। वाई के साथ एलिमेंट डीवाई कट करेगा। आंसर आ गया क्या? सॉल्व कीजिए सर, ये सॉल्व कर लीजिए, एक क्वेश्चन कर लेंगे अपने आप, फिर आगे के लिए कभी दिक्कत नहीं आएगी, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटा सा एलिमेंट काटे, सी ए बाई 2 के नॉट बी बाई डी, सी ए बाई 2 समथिंग, ठीक है। देखते हैं, अपना अपना आंसर चेक करना, सब लोगों ने निकाल लिया। पढ़ने में दिक्कत आ रही, थोड़ा सा डीसी निकालना। डीसी बराबर एरिया कितना है, डी वाई, बी डी वाई एरिया हो गया, एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू के नॉट 1 प्लस वाई बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, डी की दूरी तो डी ही रहेगी, सी इज इक्वल टू
चूंकि डायरेक्ट है इसलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन पैरेलल में ऑल कंपोनेंट्स आर इन पैरेलल, ऑल कंपोनेंट्स आर इन पैरेलल। ठीक है, बाई डी 1 प्लस वाई बाई ए 0 से ए बी एप्सिलॉन नॉट के बाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई ए बन गया, ए बाई 2 बन गया, 3a बाई 2, 3ab एप्सिलॉन नॉट के नॉट बाई 2d। किसी को डाउट? केवल यही क्वेश्चन थोड़ी बने, बहुत सारे बने। तो देख दो, ऐसे भी करते हैं अजीब से, जिसमें कॉम्बिनेशन, पहले कॉम्बिनेशन वाला बात है जिसमें दोनों करने पड़ेंगे, सीरीज पैरेलल वो वाला क्वेश्चन पर सबने देखा होगा। क्या मेरी स्क्रीन ब्लर हो रही है? क्या मेरी स्क्रीन ब्लर हो रही है? नो सर, तो बेटा तुम्हारे घर पे सिग्नल थोड़ा कमजोर होगा, चेक करो तुम्हारे घर में सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मेरी तो स्क्रीन नहीं ब्लर हो रही, सब लोग बता रहे हैं क्लियर है। ठीक है बेटा, ओके फाइन फाइन, चलिए आगे बढ़ो। एग्जाम्पल, एक कैपेसिटेंस निकालना है, इनर रेडियस ए दे रखी है, आउटर रेडियस बी दे रखी है, बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक। इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना सीरीज पैरेलल करके, सीरीज पैरेलल करके इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट कीजिए। इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस, बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, पूरे में मटेरियल है, निकालें, बताएं क्या आती है। क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्या वही आएगी क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी के अपॉन बी माइनस ए, यही आ रही है? कायदे से बीच में मीडियम के आ गया तो डायरेक्ट हो जाएगा, अगर इसी को के को फंक्शन दे देगा तो डायरेक्ट नहीं होगा, 4 ए बी के बाई बी माइनस ए, तो डायरेक्ट ही वाला भी है। एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के ले लो, तो प्रॉब्लम कहाँ बदलेगा, के की वैल्यू को बदल देगा। सीरीज में बन रहा है तो डीसी निकाला पहले, बताइए क्या करना पड़ेगा, आर से डी आर के बीच में काट लेना है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट है, अगर आर का फंक्शन दे देगा तो क्या करना पड़ेगा, इसीलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। के दे रखा है तो मैं निकलवा के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज तो सीधा फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की जगह एप्सिलॉन नॉट के लिख देंगे, तब तो सीधा गेम वो डायरेक्टली पूरा फुलफिल किया गया, कंप्लीट फील्ड है। तो डीसी निकालते हैं, ए 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया एप्सिलॉन नॉट के तो के ही अपॉन दूरी कितनी हो गई डी आर, तो c इज इक्वल टू 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई डी सी का इंटीग्रेशन, दैट इज
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r² dr ए से बी। तो सी की वैल्यू सॉल्व कर ली, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई के बी माइनस ए। अभी फंक्शन दे दे तब कहानी अलग हो जाएगी। ठीक है, अगर के इज फंक्शन तो के की जगह के का फंक्शन आ जाएगा। कोई भी फंक्शन दे सकता है। के की वैल्यू के नॉट आर दे दे, तो फैक्टर दे दे के नॉट आर की वैल्यू दे दे। तो ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आए तो आपको मैथमेटिकली ही आगे बढ़ना है। अब अगर कहता है खूब सारे ट्रंकेटेड कोन पॉसिबल है, तो अब मैं सिंपल से थोड़ा अलग तरीके के क्वेश्चन पूछता हूँ। दो प्लेट्स दे रखी है, यहाँ दोनों के बीच की दूरी ए है और यहाँ दोनों के बीच की दूरी बी है। ठीक है, दो प्लेट्स थी, दोनों को ऐसे रख दिया। लेंथ एल ले लीजिए, विड्थ बी ले लीजिए, बी मत लीजिए, डब्ल्यू ले लीजिए। ये दोनों प्लेट्स हैं ए और बी के बीच में। सी ए बी की वैल्यू बताइए। कुछ नहीं, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक नहीं है, बस प्लेट दे रखी है। निकालिए और बताइए। एक्स से एक्स प्लस डी एक्स काटिए। प्लेट एरिया ध्यान रखिएगा, ये वाला एरिया लेंगे, चौड़ाई नहीं लेंगे। ये डिस्टेंस एल कॉस थीटा। मुश्किल है, अनडाउटली मुश्किल, बट यही आना चाहिए, यही हमारा गेम।
DC एरिया dx by cos थीटा into width, ये हो गया एरिया। दूरी पूरा सॉल्व करिए। ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो एरिया हो गई, क्या होगी dx इंटू एरिया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी की वैल्यू आ गई y। ये सभी एलिमेंट्स पैरेलल में है तो c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dc बनेगा। ठीक है, देख लीजिए। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे, x के टर्म में पुट करेंगे, अजीब सा फंक्शन बनेगा, सॉल्व करेंगे और देखेंगे बहुत मुश्किल होगा, निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, निकालने में। तरीका समझ में आ गया होगा। tan थीटा पहले कंपेयर करा करके y की वैल्यू x के टर्म में निकालनी। y की वैल्यू जब निकल जाएगी x के टर्म में तो हमको dc पता है, इस वाले का एरिया कितना होगा, प्लेट का एरिया, ये दूरी होगी l बाई कॉस थीटा, सॉरी dx बाई कॉस थीटा, और विड्थ तो w है, dx बाई कॉस थीटा इनटू विड्थ, इसका एरिया हो गया एप्सिलॉन नॉट अपॉन दूरी दोनों प्लेट्स के बीच में y। ये सारी प्लेट्स a से b जाने के लिए पैरेलल रास्ते हैं, a से b पहुंचने के लिए ये सभी प्लेट्स पैरेलल में बनेंगी, तो c की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ dc बनेगी। सॉल्व कीजिए, cos थीटा की वैल्यू वैल्यू बाद में पुट कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। लिमिट कहां से कहां लगेगी, x की वैल्यू चेंज होगी 0 से लेकर के l cos थीटा तक, cos थीटा कांस्टेंट है, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और देगा, करिएगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। ये काफी कॉमन क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। दो तरफा दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक ऐसे लगा रखा है, इधर K1 है, इधर K2 है, ये A है, ये B है, दोनों के बीच की दूरी D है, प्लेट की विड्थ ले लीजिए B ले लीजिए, इसकी चौड़ाई लंबाई ले लीजिए A। ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, निकालिए और बताइए। चलिए कर लीजिएगा, घर पे करिएगा, उसके बाद इसकी लास्ट वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। क्लास आज 1 बजे ही लूंगा मैं, ठीक है ना, मैथ्स की क्लास के जस्ट बाद क्लास में, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखना, 1 बजे जैसे ही मैथ्स की क्लास ओवर होगी 1 बजे से ही क्लास लूंगा, 1 से 2, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच। इसको सॉल्व कीजिएगा घर पे, फिर मैं लास्ट वाली क्लास में डिस्कस करूंगा।